नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता जोशी। दर्शकों, वर्तमान समय में हम विज्ञान को अपने जीवन से चाह करके भी अलग नहीं कर सकते। हमारे अंदर बाहर चारों ओर विज्ञान मौजूद है। हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन सारी जैविक क्रियाओं के पीछे भी हमारे शरीर का विज्ञान काम कर रहा है। उसी तरह बाहरी दुनिया में भी हम नित्य नए समय पर हम नई नई टेक्नोलॉजी और विज्ञान से ही घिरे हुए हैं। विज्ञान हमारे जीवन को जहां सुगम और सरल बनाता है, वहीं इसकी नई नई जो सफलताएं हैं उनसे हमारा जीवन आसान भी होता है। 28 फरवरी को सन 1986 से हम इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते आए हैं। 28 फरवरी 1928 को हमारे महान प्रोफेसर सीवी रमन जी ने एक रमन इफेक्ट नाम की जो खोज की थी, वो इस दिन दुनिया के सामने आई थी। और उनके इस आविष्कार के योगदान को याद करने के लिए ही हम इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आज हमारे जो कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर ही केंद्रित है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर MP.S. बिष्ट जी। नमस्कार सर। आप उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। धन्यवाद सर। जैसा कि मौका भी है, दस्तूर भी है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम मना रहे हैं, तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत इसी दिवस के परिप्रेक्ष्य में ही करते हैं कि विज्ञान को जनता के लिए रुचिकर बनाने, इस उद्देश्य के साथ इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। सर, तो आप इस उद्देश्य को कितना सार्थक पाते हैं? दरअसल हमारे जितने भी वैज्ञानिक लोग रहे हैं, सर सीवी रमन या उससे पहले भी, और या हम कहें कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उत्तराखंड के अंदर, जिन लोगों ने कार्य किया है, बहुत विकट परिस्थितियों में अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज के बाद आदमी को एक स्वस्थ जीवन सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ नियम कानून अपने उन प्रयोगों के द्वारा तैयार किए, और जिससे कि बेसिकली जो हम एज ए मानव ह्यूमन बीइंग इस धरती पर हैं, तो हम इस सृष्टि को समझते हुए उसकी मौलिक जो आधारभूत संरचना है उसको ध्यान में रखते हुए अपना जीवन का सुचारू रूप से निर्वहन कर सकें। तो शायद यही सोच रही होगी हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, जिन्होंने इस परिकल्पना के साथ आज इस दिवस को मनाने की बात कही, क्योंकि अल्टीमेटली ये ह्यूमन के लिए, मानव के लिए, मानव जाति के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए मनाया जाता है। जी सर, और बल्कि ये कह सकते हैं कि विज्ञान के बगैर तो जीवन की कल्पना एक गहरे शून्य की तरह है। और शायद मानव जो जीवन है, जितनी भी ये मानव हमारी है, उसमें विज्ञान का उद्भव और विकास सबसे बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। आप देखिए, जब से इस धरती की उत्पत्ति हुई है और तब से लेकर आज तक, चाहे हम बात करें इस पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति, स्टैनले मिलर की थ्योरी आपने सुना होगा, तो हम हमेशा एक कौतूहल में रहे हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे बना होगा। इन सब चीज़ों का उत्तर ढूंढने के लिए हम लोग दिन रात, सुबह शाम 24 घंटे कई सालों से लगातार इस पे कार्यरत हैं। और आज आप देखें कि इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम जो क्लोन जैसी चीज़ें, आपका जेनेटिक कोड तक पता करने के बाद हम उसी आकार को दोबारा से पैदा करने में सक्षम हो गए। जबकि ये काम हम जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी पहले अपनी गणनाओं के आधार पे या अपनी परिकल्पना के आधार पे प्रूफ किया होगा। हालांकि उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लिटरेचर में या हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें उसका कुछ हिस्सा मिलता है कि विज्ञान आज से नहीं, जब से इस धरती पे इंसान आया है तब से विज्ञान के बारे में लगातार चिंतित रहा है। जी सर, चूंकि आप स्पेस प्रोग्राम्स, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक हैं, तो आपकी जो कार्यस्थल है वो एक अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है। अंतरिक्ष नाम जैसे ही हमारा आता है, तो एक साधारण भाषा में हम अंतरिक्ष क्या है, कैसे समझ सकते हैं? अब मैं आपके माध्यम से एक बहुत सरल शब्द में इस चीज़ को बताना चाहूँगा आम जन पे। ये अंतरिक्ष विज्ञान वो विज्ञान है जिसको कि मैंने एक शब्दावली के रूप में, एक फ्रेज के रूप में यूज़ किया है।
इस धरती के नज़ारे अंतरिक्ष के सहारे। तो वट एवर यू आर सीइंग इन द लैंड ओवर द अर्थ, उसको हम अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे देखते हैं, उसको आम जन तक पहुंचाने का कार्य ये विभाग करता है। और आपकी जो डे टू डे लाइफ है, जो आम दिनचर्या है, उसमें ये विज्ञान कैसे सहायक होगा, ये अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से हम अपने उपग्रहों के माध्यम से आंकड़ा एकत्रित करके हर इंसान को, हर विभाग को, हर आम जन को तक पहुंचाते हैं। जी सर, तो यूजैक जो है ये किस किस क्षेत्र में काम करता है सर? अब इसकी जो वैसे जो हमारे जो क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको बताया कि धरती के नज़ारे, आप धरती के ऊपर जो भी चीज़ देख रहे हो, सामान्य तौर पे हम क्या देखते हैं? जल, जंगल, ज़मीन। जी। उसके अलावा भी जो जल, जंगल, ज़मीन के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनका आपस में क्या संबंध है, कैसे टाइम टू टाइम इनमें चेंजेस आ रहे हैं, उसका आंकलन भी हम लोग अपने अंतरिक्ष के माध्यम से करते हैं। तो सर, जैसे ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े आप लोग हर विभाग को जैसे देते हैं, तो ये विभाग फिर इनका उपयोग, इन आंकड़ों का क्या उपयोग होता है सर? अब मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जैसे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है या इरिगेशन है, लगभग ऐसे हमारे उत्तराखंड के अंदर 56 ऐसे विभाग हैं जिनको कि हम अपने अंतरिक्ष के माध्यम से ये सेवाएं प्रदान करते हैं। वो कैसे? सपोज करो कि आपको कोई नई रोड बनानी है, अगर आपके पास सूचना हो अपने पास कि रोड ऐसी जगह बनानी है कि जहाँ इतने लोगों को, इतने गांवों को जोड़ सके, से आपने पैरामीटर रख दिया है कि कम से कम 10 गांवों को ही जोड़े, कम से कम जंगल को बर्बाद करे, वहाँ की चट्टानें मजबूत हों, कम से कम उसमें ब्रिज बनाने पड़े। तो अगर इन सब चीज़ों का आकलन करके हम एक साथ, क्योंकि हमारे पास जंगल का भी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास रोड का भी है, हमारे पास ब्रिज का भी है, हमारे पास सॉइल का भी है, हमारे पास पहाड़ी ढालों का भी है, हमारे पास सारी सूचनाएं धरती की जो भी उपलब्ध अपने उत्तराखंड के अंदर है, हम लोग पहले एकत्रित करते हैं, फिर अपने कंप्यूटर जो सर्वर के माध्यम से उसके साथ उसका आंकलन करते हैं, और फिर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि पीडब्ल्यूडी अगर चाहे तो हमसे पूछे कि भाई आप ये बताओ कि हमको अगर केदारनाथ के लिए नई रोड बनानी है तो कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो वो सारी सूचनाएं हम उनको प्लान करके दे सकते हैं। जी, मतलब तो ये हमारे बेसिकली प्लानिंग, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो प्लानर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको बड़ा सहायक होता है। जी, उनको मदद मिल जाती है अपनी योजनाओं का खाका तैयार करने में। जी सर। अच्छा, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान अपने आप में ही एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। हाँ। तो क्या अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत भी बहुत सारी आप लोग की ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैं खुद अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ यहाँ उत्तराखंड के अंदर, वैसे तो भारत के जो हमारा सबसे प्राइम डिपार्टमेंट है वो इसरो, जिसका कि हैदराबाद में, और NRSA हेडक्वार्टर हमारा है, जहाँ से हम लोग पूरा डेटा, सैटेलाइट उपग्रह का जो डेटा है उसको हम प्रिकर करते हैं। एकमात्र एजेंसी है भारत के अंदर जो कि उपग्रह के डेटा को प्रोवाइड करती है। उस डेटा को हम लेते हैं और फिर उसके अपने अकॉर्डिंग उसको हम उसमें उसके स्टडी करके विभिन्न विभागों को मदद करते हैं। तो ये जो ब्रांचेज हैं, जैसे आपने कहा इसकी क्या क्या ब्रांचेज हैं, तो इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। हम कहते हैं कि इसमें हम नेचुरल रिसोर्स, एक विंग है हमारा जो नेचुरल रिसोर्स के मैनेजमेंट को देखता है। दूसरा हमारा एक होता है कि नेचुरल हजार्ड्स, जो हमारे नेचुरल हजार्ड्स हो रहे हैं उनके बारे में एक्टिविटीज। तीसरा हम कहेंगे क्लाइमेट चेंज डिवीजन है, जिसमें हम क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरह से फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की एक डिवीजन है, तो उसमें हम फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को देखते हैं। इसी तरह से हमारा एक एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो ऐसे विभिन्न अलग अलग सेक्टर में आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ इसका बहुतायत में उपयोग होता है उसके अकॉर्डिंग हम विभाग जो है उसमें बनाते हैं। सर, जैसे अभी आपने बात की कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आजकल एक बहुत ही ज्वलंत विषय है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित हैं। हाँ। तो इसमें हम किस तरह से इस विज्ञान की मदद लेकर के इसको हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं, और अभी हमारे पास जो है उसको हम कम से कम दोहन करें, और इसके लिए किस तरह से इसमें मदद मिलती है? अब एक अभी जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा कि माइनिंग एक बड़ी ज्वलंत वो है, समस्या भी है और नीड भी है। जी, दोनों चीज़ें हैं। तो ये नीड को हम कैसे सुव्यवस्थित कर सकें, कैसे प्लान कर सकें, तो जब तक हम एक उसका खाका तैयार नहीं करेंगे,
अब माइनिंग कहाँ पे होनी है, कैसे होनी है, कितनी दूरी पे होनी जी, है, बैलेंस उससे बने नदी रहे। कितने दूर होनी चाहिए, शहर कितने दूर होने चाहिए, अपनी पॉपुलेशन कितनी दूर, फॉरेस्ट एरिया कितना कवर, मतलब कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का एक सूत्र एक प्लेटफॉर्म में सिनॉप्टिक व्यू जब आपके टेबल पे होगा, तब आप जो है सक्षम हो पाएंगे कि वास्तव में माइनिंग किस एरिया में होनी चाहिए। जो आज हम बात करते हैं कि चैनल का जो हमारा डिवीज़न है, जैसे सपोज करो कोई नदी है, उस नदी को हम अपने 2-3 भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया जो मेन फ्लो चैनल हो गया, जहाँ नदी पानी बह रहा है। एक उसका एक कोर्स होता है जिसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। तो उसके बाद हम जिसमें कि हमारा बरसात का और ये सेडिमेंट्स वगैरह जमा रहता है। और एक होता है हमारा उसके साथ साथ जो बैंक्स होते हैं, रिवर बैंक्स होते हैं। तो रिवर बैंक्स में पुराने ज़माने के जो गाद हैं, जिनको हम टेरेसेस बोलते हैं, जिनको कि आज हम खेती के रूप में भी प्रयोग करते हैं कई जगह। आपने देखा होगा अलकनंदा, धौलीगंगा, भागीरथी, ये जो हमारी गंगाएं हैं, नदियां हैं, इनके दोनों तरफ बड़े बड़े टेरेसेस हुआ करते थे। बहुत पॉपुलर है मलिथा का सेरा, या चौरास श्रीनगर, या टिहरी का चिनाली सौड़। ये जो जितने भी पुराने टेरेसेस हैं, दे ऑल्सो, ये सारे नदियों के द्वारा लाया गया गाद है। ये भी नदी का कोर्स है। अब प्लानिंग ये करनी है कि अगर हमने इन खेतों को बचाना है तो हमारे बैंक में क्या प्रोटेक्शन होने चाहिए और कितनी दूरी तक हम माइनिंग कर सकें, ये डिफाइन करने के लिए आपको एक कंप्लीट मैप चाहिए, उस एरिया का बिल्कुल ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल पूरा मैप चाहिए। जब वो मैप आपके टेबल में होगा, वो हमारे अंतरिक्ष उपयोग के माध्यम से ही बनाया जाता है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि फील्ड कर पाना बड़ा इम्पॉसिबल टास्क होता है। तो जहाँ इनएसेसिबल एरिया, जहाँ फील्ड नहीं जा सकता आदमी, तो वहाँ हम आज की डेट पे, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि 0.25 मीटर तक हम उपग्रह की से चीज़ों को देख सकते हैं। तो जब हम 0.25, मतलब आप लगा लीजिए जी, बहुत ही छोटी चीज़, जी, छोटी। तो एक छोटा सा बोल्डर भी हम आराम से उपग्रह के माध्यम से ट्रेस कर सकते हैं। तो हमारे लिए प्लानिंग करने में आसानी हो जाती है। फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि नदी के किस कोर्स से हम कितना मटेरियल निकालें और कब तक निकालें। तो वो प्लानिंग है। अगर हमने आनन फानन में इधर उधर निकाल दिया, अनप्लान्ड ढंग से निकाल दिया, तो फिर नुकसान झेलने के जी सर, रास्ते में, जैसे आपदा के हम लोग कगार पे आ जाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें हम अगर जो रिवर बैंक प्लानिंग करें, तो रिवर बैंक प्लानिंग के माध्यम के बाद ही हम अपने प्रदेश को, जो हमारा जो एक खनिज है, वो सुव्यवस्थित तरीके से निकाल सकते, दोहन कर सकते। जी सर, तो जैसे जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है, हाँ, तो उसमें भी इस टेक्नोलॉजी की मदद बिल्कुल। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है मेरा अपना, क्योंकि मैं पिछले 35 सालों से हिमालय में काम कर रहा हूँ और अभी कुछ दिनों से यहाँ पे उत्तराखंड अंतरिक्ष विभाग को देख रहा हूँ। लेकिन मैं पिछले कई वर्षों से ये देखता हूँ कि जो हमारे हिमनद हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर पहाड़ों के ग्लेशियरों में काम भी किया है, उन ग्लेशियर एकमात्र जो बेस्ट इंडिकेटर है क्लाइमेट का, वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया इंडिकेटर है क्लाइमेट का हमारे लिए वो है ग्लेशियर। दूसरा हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। तो लकीली मैंने 10 साल इस फील्ड पे काम किया है और मैंने ये जानने की कोशिश करी कि हमारी जो फॉरेस्ट और जो ये जो ग्रास लैंड है या जो भी हमारा वेजिटेशन है, उसका ग्लेशियर के रिसेशन पे या ग्लेशियर के एडवांसमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो साइंस है, ये अपने आप में इतना अच्छा टूल है जो हमको ये बताने में सक्षम होता है। जैसे कि हम कहें साहब इस साल कितनी बर्फ़ पड़ी, तो आप फील्ड में जाकर तो देख नहीं सकते। आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। इतना बृहत हिमालय है तो आप नहीं देख सकते हो, लेकिन हम देख सकते हैं उपग्रह के माध्यम, और हम आकलन कर देते हैं कि इस साल इतनी बर्फ़ पड़ी, अगले साल इतनी पड़ेगी या अगले साल इतनी पड़ी। और अगर दोनों का एरिया एवरेज निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पिछले और इस साल में कितना फ़र्क है। और आने वाले टाइम तक अगर 10 साल तक ऐसे ही चलता रहा तो हम क्लाइमेट के बारे में, या 20 साल तक, कम से कम 20 साल के आंकड़ों के बाद हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में हमारे धरती के क्लाइमेट में क्या परिवर्तन आ रहा है। 1 साल और 2 साल के बर्फ गिरने से नहीं पता चलता। कंटिन्यूअसली आपको कम से कम 20 to 30 ईयर का डेटा चाहिए। मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग। हमारे जो जियोलॉजिस्ट है, हमारे जो ग्लेशियोलॉजिस्ट है, हमारे जो साइंटिस्ट है, वो एनालिसिस करते हैं और उसके बाद कुछ कहने में सक्षम होते हैं कि वास्तव में क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और कितने हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं।
सर जैसे बात फॉरेस्ट की चल रही थी जी। तो फॉरेस्ट फायर भी उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो जंगलों की आग है तो इसमें जो डेंजर रेटिंग वगैरह होती है। बिल्कुल। अब मेरे यहाँ भी खुद अपने मेरे जो वैज्ञानिक हैं उसमें फॉरेस्ट फायर पे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी करता है, इसरो भी डेटा कलेक्ट करता है। ऑलरेडी ये सारा डेटा सैटेलाइट के माध्यम से हम भुवन पोर्टल पे डालते हैं। डे टू डे इंफॉर्मेशन आती है उपग्रह के माध्यम से, हमें ये पता चलता है कि आज फलान जगह पे आग लग गई, फलान जगह पे फॉरेस्ट फायर हो गया। तो क्या है, सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है सूचना, लेकिन सूचना के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन उतना ही महत्वपूर्ण है, खाली सूचने से नहीं। अगर माना मैंने कह दिया है कि भाई फलाने जगह में नैनी नाना में आग लग गई, फलाने जंगल में दीवा डांडा के ऊपर आग लग गई, तो क्या होगा कि जो रेंजर होगा उसको सूचना ही नहीं मिली, तो मेरे को यहाँ पता करने से क्या होगा। अब उसमें एक्शन होना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो सक्षम अधिकारी होगा वो जाके बताएगा कि भाई दीवा डांडा के ऊपर फलानी जगह पे आग लगी है, जाके बुझाओ। हाउ टू मॉनिटर इट, कि वो बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है, इसके लिए भी ये साइंस, स्पेस साइंस आज इतनी मददगार है। एक टूल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम ऐप डेवलप किए हैं। उस ऐप से हम बता सकते हैं कि वो बंदा वहाँ आग बुझाने गया कि नहीं गया और कितनी आग उसने बुझाई, ये भी दिखा के फोटोग्राफ आपको इमीडिएटली शेयर करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि आपकी पल पल की सूचना है, आपके हाथ में मोबाइल है ना जी सर। आप अगर यहाँ पे बैठे हैं या मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा मोबाइल ऑन है तो सारी दुनिया को पता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ और क्या डिस्कशन कर रहा हूँ। ये सूचना आपका जो दिख रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये जो टेलीकम्युनिकेशन है और ये जो मीडिया है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पेस साइंस। जी, ये तो सब सैटेलाइट की ही सैटेलाइट की देन है, आप समझते हैं इसको। जी सर, क्योंकि जो फॉरेस्ट फायर है वो उसकी वजह से बहुत नुकसान है, क्योंकि उत्तराखंड की संपदा को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर विज्ञान के तालमेल से इस समस्या पर काबू पाया जा रहा है तो ये बहुत निश्चित तौर पे अच्छी समय पे अगर आपको सूचना मिल जाती है तो उसमें एक्शन करने में भी आसानी रहती है। और उससे हम अपने जान माल, फॉरेस्ट, ये सो जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, खाली जंगल ही नहीं, उसके अंदर जो वन्य पशु हैं, चिड़ियाएँ हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, जो हमारे लाइफ का, जो हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है, जिनकी वजह से धरती जीवित लगती है, लाइव लगती है। जी सर, क्योंकि कहीं पर भी तो फ्लोरा फोना पूरा एक पार्ट है, वो मिलकर हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है वो। तो सिर्फ एक चीज को अगर हम बचाते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई 4 चीजों को भी हम बचा लेते हैं, सब एक दूसरे की पूरक ही हैं। तो सर जैसे अभी फॉरकास्ट की बात हो रही थी, तो चूंकि हमारा जो कृषि प्रधान है राज्य, अब तो किसान की सबसे बड़ी समस्या होती है मौसम की मार। मेहनत तो वो करता है लेकिन बेमौसम जो आजकल है, क्योंकि आजकल बेमौसम बारिश, बेमौसम ओले, ये सब बहुत है। तो एग्रो फॉरकास्टिंग जो है एग्रीकल्चर में, तो इसमें जो है एग्रोमेट्रोलॉजी बहुत आपने बहुत महत्वपूर्ण, हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य का ये विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कृषि संबंधित। और भारत सरकार कृषि मंत्रालय के माध्यम से हम लोग जो है एक कार्यक्रम को यहाँ पे रन कर रहे हैं उत्तराखंड अंतरिक्ष विभाग में, और जिसमें कि हमारा चमन और फसल परियोजना के तहत हम लोग जो सॉइल, जो जगह जगह की सॉइल हेल्थ कार्ड उसको बनाने में मदद कर रहे हैं। उसको हम जियो टैगिंग कर रहे हैं, किस किस खेत के, कृषि विभाग किस किस खेत का। अभी तक क्या होता था, कृषि विभाग आंकड़े भेज देता था कि हमने 90 गाँव का सॉइल हेल्थ कार्ड बना दिया, चलेगी रिपोर्ट चलेगी, नोबडी नोज वेदर इज इट एग्जैक्ट और नॉट। अभी भारत सरकार से, इसरो के माध्यम से हमको ये कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि आपने, कृषि विभाग ने किस खेत का डेटा लिया है उसका जियो टैगिंग करके उसको भुवन पोर्टल में अपलोड करो, सो दैट उस खेत की जो कैपेबिलिटी ऑफ द क्लास सॉइल कैटेगरी है उसमें कौन सा एलिमेंट उपलब्ध है, कौन सा एलिमेंट नहीं है। और अगर उसमें सपोज करो, हम लोग क्या करते हैं खेत में, आनन फानन में यूरिया छिड़क देंगे, पता नहीं है कि इसको यूरिया की जरूरत है कि नहीं है, पर क्योंकि ये है कि भाई इससे पौधा हमारा अच्छा होगा हम डाल देंगे। लेकिन जब हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड बन जाएगा उस खेत का, उसमें पता चल जाएगा कि पोटेशियम इतना है, फॉस्फोरस इतना है, नाइट्रोजन इतना है, ये इतना है, कार्बन इतना है, उसकी क्वांटिटी पता चल जाएगी। अब जो चीज़ लैकिंग कर रही है, जो चीज़ कम हो रहा है, फिर हम उसी को डालें ना जी। फिर क्यों पूरा खाद डालें। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो हमारा पैसा बच गया कि जो सॉइल है उस सॉइल में जितनी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो बच गया, जो हमने एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डाल के उस सॉइल की कैटेगरी को डिग्रेड किया है वो सॉइल की इज्जत बच गई, उसकी वैल्यू बच गई। और तीसरा, जो प्रोडक्शन है जितना होना चाहिए उससे दुगना हो जाएगा जी सर। और फिर तो इससे हमारी जो, जिसको हम बोलते हैं ना, डबल द इनकम जी। और इन सब चीजों से जो ह्यूमन हेल्थ पे असर पड़ता है वो भी कंट्रोल, वो बहुत बड़ी चीज है, वो भी बहुत। और मैं आपको इस बारे में एक चीज बता दूं, मैं अभी कुछ दिनों से जो है एक वाटर के बारे में पढ़ रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हमारा पानी
किसी ने कविता में कई एक गाना लिखा था कि पानी रे पानी तेरा, है ना, रंग कैसा जिसमें मिलाओ वैसे, उसी के जैसा। ठीक है, 100% ये जो है साइंटिफिक फैक्ट। इस पानी को हमने आज तक प्रॉपरली समझा नहीं, और नहीं विश्व में आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक हो पाया जिसने ये बताया कि धरती में ये ऐसा एलिमेंट है जो अपने तीनों रूप में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है विश्व में। ये पानी जो हमारे कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी भी ढंग से अभी पूरी तरह से, एक रशियन साइंटिस्ट है, उन्होंने नोबेल प्राइज उनको मिला है, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है। और मैं आज आपको बता देता हूँ आपके इस मंच के माध्यम से कि पानी की जो है मेमोरी होती है, उसकी यादगार होती है, और उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसकी यादगार एक हार्ड डिस्क की तरह काम करती है। और जब से ये धरती बनी है और आज तक ये पानी किन किन कठिनाइयों से गुजरा है, किन किन परिस्थितियों से गुजरा है, कब कब इस पे क्या क्या चीजें हुई, सारा इसमें रिकॉर्डेड है। तो सर और ये जो पानी के, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझ जाएं, ठीक है, तो हम अपनी जो खेती है उसको कई गुना, 200 से 250, 300 गुना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं जी, अगर हमने पानी के स्ट्रक्चर को समझ लिया। तो सर जैसे जल संरक्षण के लिए भी हम इस विज्ञान की मदद ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड का जो एक प्राइम मोटिव रहा है कि यहाँ की जितनी जलधाराएं हैं, जो कि रेन फेड स्ट्रीम जिनको हम बोलते हैं, वर्षा जनित नदियाँ, वो देख रहे हैं कि अपने बचपन से लेकर आज तक, क्योंकि वो हम लगभग हमारी उम्र के हैं, और हम भी सन 71-72 से जब बच्चे थे तब देखते थे कि नयार में, कोसी में, रामगंगा में खूब पानी हुआ करता था। और आज स्थिति ये है कि उन्हीं जो जलधाराएं हैं उनकी पानी जो है उनका गला सूख गया है। तो उनका चिंतन बना इस बात से, और उन्होंने स्पेशली उत्तराखंड अंतरिक्ष विभाग को ये कहा कि आप जाइए और इन नदियों के अंदर कुछ कुछ स्थान चिन्हित करिए जहां हम इसका गला थोड़ा सा तर कर पाए। तो लकीली मुझे ये काम दिया गया, और मैंने इरिगेशन विभाग के माध्यम से उत्तराखंड के इन सारी नदियों में जाके 10-12 ऐसे स्पॉट जो भारत सरकार को प्रपोजल गया, जिसका कि बजट भी आ चुका है, उनकी लेक्स, वहाँ पे मल्टीपर्पज़ वाटर पूल्स बनाने की बात करी, जिसका कि एक का उद्घाटन लौली झील पौड़ी का रांदीगाड़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया। उसका 7 करोड़ का बजट था, वो वहाँ लगा दिया गया। जी सर, मतलब कुल जमा हमारी जो ये चर्चा है उसका सार यही है कि अगर विज्ञान को बैलेंस के साथ पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाए और सब कुछ किया जाए, तो विज्ञान जो है वो मनुष्य के जो जीवन है उसको बिल्कुल स्वर्ग बना सकता है। निश्चित तौर जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी चर्चा की आपने और इतनी अच्छी बातें हमें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।